वाकई में ये नजर क्या है? नजर का मतलब होता है ओवरलोड ऑफ एनर्जी। क्या वाकई में मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता है? मैनिफेस्टेशन आज से नहीं सदियों से यूज किया जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो मैनिफेस्टेशन को एज अ टेक्निक यूज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी और टैरो में क्या कुछ कनेक्शन है? कनेक्शन धीरे धीरे करके बनाया गया है। हम सब में एक सिक्स्थ सेंस होता है। क्या टैरो के थ्रू मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है? मैनिफेस्टेशन का दुश्मन है डाउट। 8 ऑफ कॉइंस करके एक कार्ड है जो हार्डवर्क का कार्ड है। क्या टैरो से हम अपनी पास्ट लाइफ को जान सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति मिश्रा और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बेहद ही खास हैं टैरो में, और टैरो की दुनिया में उनका नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नुपुर जी की। नुपुर जी, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर टैरो रानी के नाम से जरूर जानते होंगे। तो चलिए नुपुर जी से आपको मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं टैरो की जर्नी के बारे में और थोड़ी सी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में उनका क्या कहना है। तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में लास्ट तक। हेलो नुपुर जी। थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू सो मच कमाल जिंदगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट्स एन ऑनर। आई एम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर अदिति। आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ हीलिंग्स। ओके मैम, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलके। एक कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइब मिलती है किसी इंसान से मिलके। मुझे सच में अभी वही पे लग रहा है। सेम पिंच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मैं आपको सबसे पहले जो नॉर्मली इंसान पूछता है कि आपकी जर्नी टैरो में कैसे स्टार्ट हुई और आपने इसमें क्या-क्या किया? मेरी टैरो जर्नी बहुत ही कम उम्र से स्टार्ट हुई जब मैं 17 साल की थी। मैं अपनी टैरो जर्नी का पूरा क्रेडिट अपने फादर को देना चाहूँगी। ओके। वो भी एक अकल्टिस्ट हैं। वो एस्ट्रोलॉजी को अपना गुरु मानते हैं और मैंने टैरो को अपना गुरु माना, लेकिन आज भी गाइडेंस उन्हीं का है। शुरू से ही मुझे मिस्टिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। जब मैं पापा को लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखती थी और लोग आते थे और वो फटाफट वो एक छोटा-सा चार्ट बना के चीज़ें सॉल्व कर देते थे, मैं बहुत एडमायर करती थी उन्हें और मैं चाहती थी कि बड़े होके मैं भी कुछ ऐसा ही करूँ। क्योंकि एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, एजुकेशन बहुत ज़्यादा मस्ट थी। तो फादर ने कभी आने नहीं दिया, उन्होंने कहा पहले आप अपनी पढ़ाई फिनिश करेंगे। ओके। मैं वेट करती रही अदिति कि वो मुझे कब बोले कि बस नुपुर जी लो अपनी ज़िंदगी। और जब मेरी शादी होने वाली थी, मुझे ऑलरेडी कॉर्पोरेट में 5 साल हो गए थे। हुँ, हुँ। मेरे एक आर्मी ऑफिसर से शादी हुई और मेरे पास वो एक बहुत अच्छा मौका था, एक बहाना देने का कि अब तो मैं जॉब नहीं कर सकती, अब मैं टैरो शुरू करूँगी। और मेरे फादर ने कहा कि तुम्हारा सही समय आ गया है। 2015 में 2015 में मैंने ऑफ़िशियली, पूरा डेकेड हो गया है इस साल, ऑफ़िशियली मैंने टैरो की शुरुआत करी और बस जर्नी धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई। वहाँ से अवार्ड्स मिलना शुरू हुए, एक्नॉलेजमेंट्स मिलना शुरू हुए। लेकिन अगर मैं चाहूँगी कि अगर ग्रैटिट्यूड करने का टाइम मिलेगा, मेरे फादर के बाद मैं अपने क्लाइंट्स को ग्रैटिट्यूड करूँगी कि उन्होंने इतना विश्वास किया और आज मैं उस जर्नी में इतने अच्छे से सक्सेसफुली काम कर पा रही हूँ। सो नुपुर जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपकी पूरी जर्नी, जितनी मैंने सुनी अभी, उसमें आपके पापा का आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। अदिति आज भी मैं धीरे-धीरे करके जब इस जर्नी में आगे बढ़ी, क्योंकि टैरो को पूर्ण करने के लिए, हुँ, उसे एक फुल फॉर्म देने के लिए हमें छोटे-छोटे गाइडेंसेस भी, जैसे चक्रास को समझना, हुँ, हुँ। आपके जो बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैरो एनर्जी पे काम करता है। यस। आपकी लोकल एनर्जी जिसे हम ऑरा कहते हैं, उस पर काम करता है। तो मैंने रेकी सीखी 2015 में। उसके बाद धीरे-धीरे करके मुझे जैसे-जैसे मैं इस आर्ट फॉर्म में बढ़ती गई, मुझे छोटे-छोटे टूल्स बीच-बीच में सीखने पड़े। मैंने हैप्पीनेस कोचिंग का कोर्स किया, एक सर्टिफ़िकेशन किया, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, बट इन सबको मैं टैरो में ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं इन्हें इंडिविजुअली नहीं यूज़ करना चाहती। हुँ, हुँ। मैं टैरो को पावर देने के लिए ये सारे कोर्सेज़ कर रही थी और जब-जब मैं जो-जो कोर्सेज़ के लिए जाती थी, मैं हमेशा पापा से पूछती थी कि क्या ये सही समय है मेरे लिए? और वो मुझे ये बोलते थे कि बेटा आसमान आपका लिमिट है, अब इसके आगे आप अपना पाथ डिसाइड करो, आप एंटर कर चुके हो। और इसी तरह धीरे-धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई, लेकिन आज भी मैं अगर किसी क्लाइंट के साथ अटकती हूँ, क्योंकि ऑकल्ट में मीडियमशिप बहुत ईज़िली फ्लो इन कर जाती है। तो जब भी मैं मीडियमशिप जैसे चीज़ों में अटक जाती हूँ या कभी कोई ऐसा कोई सवाल आ जाता है जिसका मैं सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाती हूँ, ही इज़ माय गाइड, ही इज़ माय मेंटर।
मैं उन्हें कॉल करती हूँ कि पापा ये एक क्लाइंट है, ये केस है, हमें दोनों को बैठ के सॉल्व करना है और हम आज भी दोनों बैठ के सॉल्व करते हैं। मैं मेरे पत्तों के साथ और वो अपने चार्ट के साथ। अभी तक ना मैंने सुना था कि फादर इज द बिगेस्ट सपोर्टर फॉर हर डॉटर। अब मैं देख रही हूँ और मेरी लाइफ में भी मैं सच बताऊं तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरी लाइफ में भी मेरे बिगेस्ट सपोर्टर मेरे पापा रहे हैं अभी तक। ओके मैम, ये तो थोड़ा सा फैमिली में हम चले गए। अगर अब आपकी जर्नी पे दोबारा से आते हैं, अभी आपने ना एक चीज बताई कि आपके फादर जो मतलब हैं वो एस्ट्रोलॉजी से चीजें बताते थे और आप टैरो में। तो मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट इस चीज़ का आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो में क्या कुछ कनेक्शन है? मतलब इनका आपस में क्या कनेक्शन है और कैसे? अ, कनेक्शन धीरे-धीरे करके बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इनमें कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये 2 ट्रेड्स इंडिविजुअली भी बहुत कमाल का काम करते हैं। किस तरह से मैं आपको समझाती हूँ। हुँ, एस्ट्रोलॉजी एक सटीक साइंस है जो नंबर्स पे, कैलकुलेशन पे और मैथ्स पे काम करता है। उसमें 12 घर होते हैं, हर एक घर का एक स्थान होता है और उसी के कैलकुलेशन से ये सारे राशियों में आपका कैसे ये सारे प्लैनेट्स बैठते हैं, उस पर पूरा खेल होता है। ओके। जब हम टैरो की बात करते हैं, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, यहाँ 12 घर हैं, यहाँ 78 कार्ड्स हैं। एलिमेंट्स सेम होते हैं, इधर भी एयर, वाटर, फायर, अर्थ ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, टैरो में भी वही 4 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों फॉर्च्यून टेलिंग के टूल है। लेकिन टैरो बहुत इंट्यूटिव गाइड है। जब आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हो, वो एक आपको एक लाइन बताता है, एक पाथ बताता है, वो आपका डेस्टाइन्ड पाथ है। जब आप टैरो की तरफ जाते हैं, इट वर्क्स लाइक एन इनर गाइडेंस, ओके। वो आपका कार्मिक पाथ है। तो इस तरह से अगर मैं आपको मोटा-मोटा बताना चाहूँ तो एस्ट्रोलॉजी आपका रोड मैप है और टैरो आपका कॉम्पास है। वो अच्छा आपको मैंने छोटे-छोटे डायरेक्शंस देता है। सॉरी बट मैंने ये भी सुना है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो लाइफ टाइम का बताता है एंड टैरो 6 मंथ या अराउंड 1 ईयर की आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें बताता है। एस्ट्रोलॉजी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। हुँ, हुँ। टैरो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ऑब्लिक डायरेक्शंस के लिए बहुत अच्छा टूल है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैंने सुना था तो मैं जस्ट क्लियर कर रही थी आपसे कि क्या वाक़ई में ऐसा है? जी, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जब आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स से मिलेंगे या अच्छे टैरो रीडर्स से मिलेंगे, हुँ, हुँ। ये दोनों आपको इंटरकनेक्टेड फ़ील होगा कि कभी-कभी एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको शॉर्ट टर्म गाइडेंस दे जाते हैं और कभी-कभी टैरो भी आपको लॉन्ग टर्म गाइडेंस दे जाता है। तो दोनों में अनलिमिटेड गाइडेंस टूल हैं दोनों, बट एस्ट्रोलॉजी मैथ्स और सही कैलकुलेशन पे काम करता है, टैरो एक मोर इंट्यूटिव साइड पे काम करता है। ओके, ठीक है मैम। और एक चीज़ और आई कि जैसे ना आपका टैरो पूरा कार्ड्स पे खेल है एक तरीके का। अब अगर हम इसमें थोड़ा-सा ये देखें कि जैसे मैंने कोई कार्ड खींचा और मैं बिना सवाल आपसे कोई बिना सवाल मैंने नहीं पूछा कोई भी सवाल आके, बस मैंने वो कार्ड ले लिया। तो क्या आप सही में वो मतलब गेस कर पाओगे कि मेरे मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है एंड उसी का जवाब मुझे मिलेगा? ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे सारे क्लाइंट्स आप इस चीज़ को आंसर देंगे कमेंट्स में ऑफ कोर्स। अ, मैं जब काम करती हूँ आप देखेंगे अदिति कि मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आप बस मेरे सामने आके बैठ जाओ या अगर आप ऑनलाइन हो तो आप वीडियो पे आके बैठ जाओ या आप कॉल पर हो तो बस मुझे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दो क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ सुननी होती है। हुँ, मैं खुद उठाती हूँ कार्ड्स, मैं खुद बताती हूँ उनको कार्ड्स उठा के कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। इसे इंट्यूशन कहते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है एक जनरल टैरो रीडिंग में अगर आप किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं और आप बिना किसी सवाल के अगर कोई कार्ड पिक करते हैं हुँ। तो आपकी एनर्जी से आप वो कार्ड पुल कर रहे हैं, करेक्ट? आपको उस कार्ड ने कॉल किया है, इट्स कॉल्ड अ कॉलिंग। आपको उस कार्ड ने पर्टिकुलरली इनवाइट किया है कि आप सोचिए आपके सामने 78 कार्ड्स हैं। आपने वो कार्ड चुना है तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी उस कार्ड की एनर्जी से मैच होती है। तो हाँ, कोई भी टैरो रीडर आपको एक कार्ड के थ्रू भी बता सकता है कि आपके मन में क्या सवाल है। कितनी बार ऐसा होता है अदिति कि आप कुछ और सवालों के लिए आते हैं और आपको जवाब दूसरे मिल जाते हैं क्योंकि हाँ। टैरो आपके सबकॉन्शियस के साथ काम करता है। कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके मन में हैं। अगर मैं ईज़ी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो टैरो एक मिरर है, जो आपके सबकॉन्शियस को ही दर्शाता है। तो काफ़ी सारे सवाल होते हैं जो आपके मन में ऑलरेडी होते हैं और टैरो इसे इतनी खूबसूरती से सामने लेकर आता है, एक पिक्टोरियल जर्नी की तरह ऐसा लगता है जैसे एक किताब खोल दी हो। और इसी तरह से कभी-कभी बिना आपको जाने, बिना आपके सवाल जाने कोई टैरो रीडर आपको सारे सवालों का जवाब दे सकता है। ओके। और अभी आपने जैसे बताया कि टैरो जो है वो एनर्जीज़ पे वर्क करता है। जी। तो ये मतलब आपकी एनर्जी पे या फिर जो मतलब इंसान पूछने आया है उसकी एनर्जी कैसी है इस पे वर्क करता है?
ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है मेरे दिमाग में कि किसकी एनर्जी पे वो बहुत एक्चुअली अच्छा वर्क क्वेश्चन करेगा। पूछा अदिति आपने, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए। टैरो एज़ अ टूल, मतलब टैरो में अपनी एक एनर्जी होती है जो उसके रीडर के साथ अलाइन्ड होती है, ओके, क्योंकि मैं उसे चार्ज करती हूँ, क्लेंज़ करती हूँ, हर एक सेशन के बाद उसे शफ़ल करती हूँ, तो वो एनर्जी मेरे साथ लिंक होती है। जब आप मेरे सामने आके बैठते हैं, आपकी लोकल एनर्जी मतलब आपका ऑरा, हम सबका एक ऑरा होता है। जब मेरी एनर्जी, कार्ड्स की एनर्जी और आपकी एनर्जी, ये तीनों मिलते हैं, तब सवालों के जवाब मिलते हैं। आपके हुए बिना भी, अगर आप मेरे सामने नहीं बैठे, आप कॉल पर भी हैं, तो आपकी वॉइस में, आपकी आवाज़ में जो एनर्जी होती है, टैरो कार्ड्स उससे भी सही जवाब दे सकते हैं। नाइस। मतलब ये ना काफ़ी कन्फ्यूज़िंग था कि क्योंकि कई बार इंसान आता है कुछ और पूछने के लिए, जवाब उसको कुछ और मिल जाता है। वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाता होगा कि मतलब मैंने पूछा तो ये, लेकिन मुझे जवाब तो ये मिला। अदिति, आप यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में जानते हैं कि नहीं? नहीं। हमारी यूनिवर्स एक एनर्जी चैनल पे काम करती है। आप ओके। समझ लीजिए, जैसे आपने टीवी ऑन करी हुँ। और आपने न्यूज़ देखना है तो आप आज तक लगाएँगे। आपने एंटरटेनमेंट देखना है तो आप कोई मूवी चैनल लगाएँगे, आपको सॉन्ग सुनना है तो आप एक म्यूज़िक चैनल लगाएँगे। यस, सिंपल। यस। टैरो भी उसी एनर्जी पे काम करता है, क्योंकि हम यूनिवर्स से चैनलाइज़ करते हैं कि आपका सवाल किस तरह का है, और उसी तरह से, उसी इंटेंशन से कार्ड्स को शफ़ल करते हैं और कार्ड्स को निकालते हैं। इट्स दैट सिंपल। ओके। क्योंकि यहाँ यूनिवर्स एक बहुत बड़ा, हम सभी यूनिवर्स का हिस्सा हैं और हमारी सारी एनर्जीज़, हम सबकी एनर्जीज़ आपस में इंटरैक्ट करती है। तो कहीं न कहीं आप, मैं, कार्ड्स, सब कुछ जुड़े तो यूनिवर्स से ही है ना? मतलब एक तरीके से पूरा यूनिवर्स का है ये, मतलब यूनिवर्स इससे जुड़ा हुआ है और बाकी यहाँ पे चल रही हैं चीज़ें। सब कुछ यूनिवर्सल एनर्जी है। हमारा मिलना, ये पॉडकास्ट होना, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। आप उसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कि ये मैं चाहती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको क्या चीज़ किस समय आनी चाहिए, उसके लिए भी गाइड करता है, जिसको लोग ईज़ी लैंग्वेज में मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, और हम जैसे लोग बोलते हैं कि मैं तो आपके फ्यूचर में पहले ही देख चुकी थी। जस्ट वाओ मैम! मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ना मेरे मन में जो छोटे-छोटे मेरे क्या मतलब मेरे थ्रू जो और लोग भी हैं, जिनके मन में छोटे-छोटे ऐसे क्वेश्चन्स आते ही होंगे, कभी बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, अच्छा ऐसे तो ऐसे कैसे? तो वो सारे डाउट्स आज ना क्लियर होने वाले हैं इस एपिसोड को देख के। आई एम श्योर। ओके, तो एक चीज़ और मैं पूछूँगी कि हर एक इंसान की ना अगर वो किसी के पास जा रहा है, टैरो कार्ड या फिर किसी के रीडर के पास, उसकी ना अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं ये पूछूँ तो मुझे ये पता चल जाए। लेकिन अब वही चीज़ है कि इंसान को सही कैसे पता चलेगा कि वो जो टैरो रीडर के पास जा रहा है, वो वाक़ई में वो सही है और वो उसको सही प्रेडिक्शंस करके देगा। उसके और मुझे उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि मैं यही चीज़ उससे पूछूँ? अ, अदिति, हम हर इंसान में, हम जितने भी लोग हैं, हम सब में एक सिक्स्थ सेंस होता है, जो हमें बचपन से मिलता है। आप कभी एक छोटे से, पैदा होते से बच्चे को भी गोद में लेंगे तो आप देखेंगे बड़ी टाइट से आपको पकड़ के रखता है ना? इट्स हुँ, कॉल्ड सर्वाइवल स्किल। हम सब में होती है वो, हमें पता होता है क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ डेंजर है। हुँ, सिमिलरली, जब आप अपने सवालों के साथ किसी भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठते हैं, दैट कंफर्ट इटसेल्फ इज व्हाट यू विल कॉल। अगर आपको लगता है कि कोई टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ऑकल्टिस्ट आपको न्यूज़ जिस तरीके से बताता है, जिस तरीके से बोलता है, क्या वो कोई आर्ट सेल करने की कोशिश करता है? क्या वो बोलता है कि लाओ मैं आपके स्पेल कास्ट करके दे देती हूँ? हुँ, हुँ, आपको एज़ अ ह्यूमन पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है और गलत। आपका इंट्यूशन सबसे ज़्यादा काम करता है जब आप किसी ऐसे इंसान को चूज़ करते हैं और आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता भी दिखाता है। आप बहकते कब हैं? फ़ियर एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे ये सारे लोग काम करते हैं, कि बस सामने वाले को डरा दो, वो अपने आप सारे इलाज करवा लेगा। आप इतने सेंसिबल हैं कि आप खुद वो डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इस चीज़ से फ़ियर होना चाहिए कि नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई भी टैरो रीडर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आप में फ़ियर इंसर्ट करने की कोशिश करता है कि आपके लिए लाइफ़ में ये कुछ गलत आने वाला है। अगर वो फ़ियरफुल तरीके से आपको बताते हैं, तो आपका वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, जहाँ पर आपको जान जाना चाहिए कि ये मेरे लिए सही नहीं है। नहीं है। और जभी भी कोई भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर आपको जर्नी बता के उसे सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स देता है, जो आपके पॉकेट पे, लाइफ़ पे, क्योंकि जब मेरे पास कोई आता है, वो ऑलरेडी परेशान होके आ रहा है, करेक्ट? मैं उसे और परेशान नहीं करूँगी मोटी-मोटी रेमेडीज़ देके। मैं उसको उसे और सिम्प्लिफाइड वर्ज़न दूँगी, उसकी लाइफ़ को गेज करते हुए कि अगर ये इंसान ऑलरेडी इतना टेंशन में है, इतना डिप्रेस्ड है, इतना स्ट्रेस्ड आउट है, तो क्यों ना मैं इसकी लाइफ़ आसान बना दूँ। तब मैं फ़ियर नहीं इनहेरिट करूँगी, बिल्कुल। तब मैं सॉल्यूशंस या ईज़ इनहेरिट करूँगी उस इंसान में, जिससे
तो हमें अपने आप पता होता है कि जहाँ पे जैसे ही वो फ़ियर वाला एलिमेंट अगर किसी ने आपको पकड़ाने की कोशिश करी, तो ये आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस राइट नाउ। ओके, मतलब कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली में आप कहीं जाएँ, तो सामने वाला इंसान आपको ना डरा के चीज़ें बताने का ट्राई करता है कि आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। आपने ये नहीं किया तो आपके साथ कल को ये हो सकता है। ये भी नहीं काम किया तो अगर आपने ये किया तो आपकी फैमिली के साथ ये हो जाएगा। तो इसी वजह से इस तरह के पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये पता चले कि जभी भी आप जाते हैं, आप सही नॉलेज के साथ जाइए। बिना नॉलेज के जब आप एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स के पास जाके बैठ जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको भी नुकसान दे सकता है। करेक्ट, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए आप लोग। ओके, तो यहाँ तक तो मैम बहुत इंटरेस्टिंग मुझे रहा अभी तक। लेकिन अब मैं ना आपकी लाइफ़ से थोड़ा-सा आपका ये जो टैरो कार्ड रीडिंग सेशन वाली ये चीज़ें रहती हैं, इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ पूछूँगी कि आप जब ये टैरो रीडिंग करते हो, तो ये थोड़ा-सा एडिक्टिव नहीं हो जाता है कि मतलब मैं अगर ऐसा कुछ करूँ तो मेरे तो दिमाग में 24 घंटे आए कि अच्छा ये करके देखती हूँ, अगले पल में मेरे साथ क्या होने वाला है। या मैं कुछ भी करने जाऊँ तो मेरे दिमाग में आएगा रुको पहले देख लेती हूँ कि होगा या नहीं होगा। तो कभी थोड़ा-सा एडिक्टिव टाइप में नहीं हो जाता है आपके लिए या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपने पहले अपने लिए कुछ देखा हो और वैसा कुछ हुआ हो? अ, अगर कोई भी ऐसा साइंस है जो मेरी लाइफ को आसान बना रहा है, अगर वो एडिक्टिव भी हो जाए तो उसमें हार्म क्या है? जब मैं क्लाइंट्स के साथ भी डील करती हूँ अदिति, तब बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें रोज़ एक रीडिंग चाहिए होती है, जिन्हें हर हफ्ते एक रीडिंग चाहिए ओह! होती है, तो मुझे भी उनको ऐसे रास्ते दिखाने पड़ते हैं। तो ऐसे टाइम में मैं एक स्मार्ट टैरो रीडर बनती हूँ और मैं उन्हें छोटे-छोटे रिचुअल्स बना के देती हूँ, 21 डेज़, 41 डेज़, तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे हमेशा कनेक्टेड हैं, लेकिन उन्हें रोज़-रोज़ बात करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एज़ अ टैरो रीडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने क्लाइंट्स को सही गाइडेंस दूँ और उन्हें इस एडिक्शन से बचाऊँ। ओके। तो मतलब आपको आपके क्लाइंट्स को कैसे गाइड करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मुझे उन्हें एडिक्टिव नहीं बनाना है। जभी भी मैं लाइफ़ में टैरो रीडिंग करती हूँ, जभी भी मैं किसी क्लाइंट से मिलती हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें इस पर्टिकुलर सेशन के बाद या 1-2 सेशंस के बाद मेरी क्या किसी भी की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाने चाहिए अपने सोच और आंसर्स को लेकर। तो मैं इस मतलब इस मॉडलिटी पे प्रैक्टिस करती हूँ इस तरह से कि आई वांट टू मेक देम मोर इंडिपेंडेंट एंड फ्री। हाँ, ये सारे टूल बड़े एडिक्टिव से होते हैं, लेकिन अगर हमें कोई फ्यूचर गाइडेंस टूल ऐसा मिल जाए जो हमें 4 कदम का कॉन्फिडेंस दे दे, तो क्यों ना उन्हें प्रैक्टिस किया जाए? गलत क्या है? अगर वो बिल्कुल। आपकी लाइफ को आसान, खुश, सेफ, सिक्योर फीलिंग देते हैं, तो इन एडिक्शंस को हम बुरा नहीं बोलेंगे, हम इन्हें एडिक्शंस नहीं बोलेंगे, हम इन्हें अच्छी आदतें भी तो बोल सकते हैं। आपने तो एडिक्शन को एक नया नाम दे दिया। और बताइए? जैसे मैम मैंने ना एक चीज़ सुनी अभी आपसे भी कई बार मैंने सुना कि मैनिफेस्टेशन और मैंने ना काफ़ी बार अपने दोस्तों में भी ये चीज़ सुनी है कि मैनिफेस्ट करो ये चीज़ें मिलेंगी, बार-बार बोलो तो ऐसे करके आपको वो चीज़ मिलती है। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वाक़ई में मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता है और अगर होता है, तो ये कैसे वर्क करता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? ये आज से नहीं, ये सालों से चल रहा है, लेकिन लास्ट 1 डेकेड में सडनली स्पिरिचुअल वाइब्स जो बढ़ी हैं, हुँ, हुँ। उसकी वजह से ये सारे वर्ड्स स्पिरिचुअलिटी ने जो टर्न लिया है लास्ट 1 डेकेड में, ये सारे वर्ड्स बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। मैनिफेस्टेशन आज से नहीं, सदियों से यूज़ किया जाता है। आप बड़े-बड़े एक्टर्स के अगर एग्ज़ाम्पल्स लूँ, तो आलिया भट्ट खुद कहती है कि उसने करण के शो पर, कॉफ़ी विद करण के शो पर उस काउच पे बोला था अबाउट मैरिंग रणवीर रणवीर कपूर, कपूर येस एंड मैम। सी इट हैपेंस। शी येस, येस। मैनिफेस्टेड। शी सेड कि मैं जब अवार्ड्स जब आने वाले होते हैं, मैं हाथ में अपना बॉटल लेकर परफ्यूम का या कोम्ब लेकर काँच के सामने प्रैक्टिस करती हूँ, मिरर के सामने प्रैक्टिस करती हूँ एज़ इफ आई एम रिसीविंग इट एंड आई एम एक्नॉलेजिंग द अवार्ड। वो कहती है कि उसने अपना नेशनल अवार्ड भी वैसे ही मैनिफेस्ट किया था। हमें सुन के ऐसा लगता है जैसे मैनिफेस्टेशन कोई जादू है, कि मैंने प्रैक्टिस करी और मिल गया। नहीं, मैनिफेस्टेशन एक ऐसी टेक्नीक है जिनके साथ 2 शब्द बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। एक होता है प्लान और दूसरा होता है एक्शन, ठीक है? ऑल्सो मैनिफेस्टेशन हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ओवर कि वो आपकी रियलिटी से मिलता-जुलता या रियलिटी से टच में होना चाहिए। ओके। आप बिना सिर पैर के कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, वो एक मैजिक टेक्निक नहीं है। वो एक बहुत ही सॉलिड टेक्निक है कि आप एक गोल सेटिंग कीजिए, प्लान बनाइए, अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव रखिए और एक्शन लीजिए सारे जो आपको उस गोल तक पहुँचा सके। पॉजिटिविटी जो वर्ड है, दैट इज़ हाउ यू मैनिफेस्ट कि चीज़ें तो सब हासिल कर सकते हैं। हमारे पास प्लान भी होता है, हमारे पास गोल्स भी होते हैं, लेकिन हम हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास
पॉजिटिविटी नहीं होती। तो Yes. मैनिफेस्टेशन वो एक जादू है जो हमें पॉजिटिव रखता है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आपने 5-5-5 सुनी होगी, 3-6-9 सुनी होगी, जर्नलिंग सुनी होगी। अच्छा, इनका भी साइंस बहुत सॉलिड है, लेकिन लोग समझाते नहीं। लोग बोलते हैं आप 3 बार सुबह लिख लो, आप 6 बार शाम को लिख लो, 9 बार रात में लिख लो। कोई कोई तो कुछ कुछ नंबर भी बताता है कि ये एग्जैक्टली, नंबर यहाँ लिख लो तो ऐसे करके ठीक है। आपको मिलेगा। नंबर में जादू नहीं होता, आपके इंटेंशन में जादू होता है। द एंटायर गेम इज योर इंटेंशन। जैसे हम 3-6-9 करके जो टेक्निक है जो बहुत फेमस है, मैं आज आपको उसको बहुत सिंप्लीफाइड करके बताती हूँ। 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द इवनिंग, 9 टाइम्स इन द नाइट। आप एक जर्नल बनाते हैं और 3-6-9 की टेक्निक यूज करते हैं। हमें लिखना क्या है? 3-6-9 में आप जो सुबह शुरू के जो 3 टाइम्स लिखेंगे, दैट इज समथिंग विच यू वांट। फॉर इंस्टेंस, मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, या मैं इस कंपनी में जॉब लेना चाहती हूँ, या मैं इस तरह का कोई काम करना चाहती हूँ। जब आप शाम को 6 टाइम्स लिखेंगे, आप उसका कहीं न कहीं आउटकम लिखेंगे कि मैं इस कंपनी में जॉब कर रही कहीं हूँ। हूँ। और जब आप रात में 9 टाइम्स लिखेंगे, तब आप उसका फीलिंग लिखेंगे कि मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ। तो हम इसको 3-6-9 की टेक्निक को, लोगों को लगता है बस एक ही सेंटेंस को बार-बार लिखना है। नहीं, आपके जो अफ़र्मेशंस आप लिख रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखाएँगे। तो जब मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ, हम क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि सब लोग बोलते हैं मैंने सही लिखा, मैंने सब कुछ सही किया, मेरे पास प्लान था, मैप था, सब कुछ था, लेकिन मैं तो मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाई या कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपके मन में डाउट था। मैनिफेस्टेशन का दुश्मन है डाउट। अगर आपने यूनिवर्स को डाउट दिखा दिया कि शायद ये हो नहीं सकता या हो नहीं पा रहा है, आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इट डज़न्ट वर्क। यूनिवर्स का फंडा बहुत सिंपल है। यूनिवर्स का काम है आप माँगो वो आपको देगा। अगर वो आपकी रियलिटी से, आपके एक्शन प्लान से, आपके कर्म से अगर जुड़ा आपके होना। रास्ते में आ रहा है तो आपको बखूबी देगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट? यस। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो मैनिफेस्टेशन को एज़ अ टेक्निक यूज़ करते हैं। अनुष्का शर्मा ने बहुत बार मैनिफेस्टेशन को अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में बताया है। प्रियंका चोपड़ा तो खुल के कहती हैं कि उनकी मदर ने निक को अपना दामाद मैनिफेस्ट किया है। बहुत सारे, लेकिन वो ऑलरेडी डेट कर रहे थे, वो ऑलरेडी एक-दूसरे से मिल रहे थे, फैमिली से मिल रहे थे। शी जस्ट पुट हर पॉजिटिव इंटेंशंस उस कॉर्नर में कि ये इतना अच्छा लड़का है, क्यों ना ऐसा हो जाए। शी मैनिफेस्टेड दैट ही प्रपोजेस एंड इट हैपेंस। तो वो ऑलरेडी सीक्वेंस में था, आपका एक्शन, आपका कर्मा उससे जुड़ा हुआ था, तब जाके वो मिरेकल हुआ। इस तरह से मैनिफेस्टेशन को देखा जा सकता है। और अगर मैं टैरो पे बात करूँ थोड़ा-सा कि टैरो में कैसे क्या टैरो के थ्रू मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है? हाँ, दीदी, टैरो से भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है। इनफैक्ट बहुत ईज़िली मैनिफेस्टेशन हो सकता है। हम ह्यूमन्स को बड़ी आदत है कि हमें जो दिखता है हम उसे बहुत जल्दी मान लेते हैं। हुँ। टैरो इज़ अ वेरी विजुअल टूल, अनलाइक अदर आर्ट फॉर्म्स। आप अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएँगे तो वहाँ चार्ट्स होते हैं। आपको यस। कोई पिक्चर नहीं दिखाई देता है, आपको नंबर्स या चार्ट्स या प्रेडिक्शंस दिखाई देते हैं। आप अगर रेकी की तरफ या हीलिंग की तरफ जाएँगे, कोई भी हीलिंग टूल्स, आपको उसमें कुछ विजुअल्स नहीं होते। टैरो एक एकमात्र ऐसा टूल है, मोडालिटी है जिसमें विजुअल्स होते हैं। और जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हमारे विजुअल्स बहुत, हमारा जो हम कैसे विजुअली चीज़ों को अपने दिमाग में देख पाते हैं, दैट इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क, एज़ इफ इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन योर हेड। तो टैरो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत टूल है, क्योंकि हर कार्ड में एक पिक्चर होता है, उसमें ढेर सारे सिंबल्स और सिनेरियोज़ होते हैं। एक नंबर होता है, हर कार्ड का एक मतलब होता है, करेक्ट? यस। तो आप सोचो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करनी है और आप वो कार्ड रख लें, आपके सामने वो पिक्चर है, वो कैसे इमेज आपके दिमाग में, अगर मैं बोलूँगी दबंग, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा? सलमान सलमान खान खान। बेल्ट हिलाता हुआ। तो आप सोचिए कि अगर मैं आपको आपकी लाइफ़ का एक विजुअल दिखा दूँ टैरो कार्ड के थ्रू, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कितना ईज़ी हो जाएगा। यस मैम, मतलब वो देख के मतलब कार्ड को देख के पता चलता होगा ना कि इसमें क्या दिख रहा है और वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है? अ, हर कार्ड में बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। तो ऐसा एक टेक्नीक है जो मैं मैनिफेस्टेशन के लिए अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ टैरो के थ्रू। जो लोग टैरो को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या बहुत ईज़िली कोई भी टैरो कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप अरेंज मैरिज के लिए लड़का ढूँढ रहे हैं, ठीक है? आप पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इतनी खूबसूरत सी हैं आप, और आपको चाहिए एक परफेक्ट मेट जो आपको समझ सके। ओके। टैरो कार्ड्स में बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, जैसे लवर है, टू ऑफ कप्स है, जो जिनको देख के शादी वाला फीलिंग आता है।
लेकिन अगर मैं अरेंज मैरिज को मैनिफेस्ट करने का बोलूँगी तो एक हायरोफेंट कर कर एक कार्ड होता है जिसे हाई प्रीस्ट भी कहा जाता है। हुँ। वो एक कार्ड है जो इंस्टीट्यूशन दिखाता है, हार्मनी दिखाता है। वो एक वैलिडेशन होता है सोसाइटी की तरफ से। तो अगर आप अरेंज मैरिज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बड़ी हार्मोनियसली और बहुत ईज़िली आ जाए, तो मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि हायरोफेंट या हाई प्रीस्ट जो कार्ड है, उसको लेकर विजुअलाइज़ेशन टेक्निक यूज़ कीजिए और वहाँ से आप मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। आप इसको अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना सकते हैं। आप अपने साथ वो कार्ड अपने ड्रेसिंग पर रख सकते हैं। आप चाहे तो एक पोस्टर निकाल के अपने बेडरूम में या रूम में लगा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई या मेहनत करना स्टूडेंट्स के लिए कौन-सा मैनिफेस्टेशन का कार्ड लगेगा? 8 ऑफ कॉइन्स करके एक कार्ड है जो हार्ड वर्क का कार्ड है, जो डेडिकेशन का कार्ड है। उसमें आप देखेंगे कि एक आदमी बैठा हुआ है और वो अपने टूल्स के साथ एक बहुत ही सुंदर सा कॉइन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? वो एक कार्ड है जो हार्ड वर्क दर्शाता है, डेडिकेशन दर्शाता है क्योंकि उसके सारे कॉइन्स डिस्प्लेड हैं उसके सामने। वो ये भी दिखाता है कि आपने कितने सारे अचीवमेंट्स ऑलरेडी लिए हैं। तो अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि वो और मेहनत करे, तो आप उस पर्टिकुलर टैरो कार्ड को एज़ अ मैनिफेस्टेशन कार्ड उसके रूम में एज़ अ पोस्टर या टेबल पे एक छोटी-सी तस्वीर में भी लगा सकते हैं। मतलब हम अपने अगर ऐसा नहीं तो हम फ़ोन में भी अपने वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं ऐसा? मैं तो छोटे बच्चों को फ़ोन नहीं देती, तो अगर वो स्टूडेंट है तो नहीं, आप नहीं उसके फ़ोन मतलब में स्टूडेंट तो जैसे 12th अब तक तो कॉलेज स्टूडेंट्स भी होंगे हैं बहुत सारे। यस। तो वही लोग ज़्यादातर अपने करियर में आगे एक होता है ना दिमाग में चलता है फर्स्ट ईयर में हाँ, ये करना है, ये ये करना करना है। है। तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनको आप मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको आपका कार्ड भेजूँगी कि आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और ये आपका कार्ड है। ओके, तो मैम अभी ना आप जितने कार्ड्स बता रहे थे मेरे को ना बड़ा इंटरेस्ट आया हर एक कार्ड में। लेकिन इसमें ना मुझे एक चीज़ और जाननी है। जैसे हर एक तरह ना जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसमें भी एक कोई नेगेटिव या फिर कोई पॉज़िटिव कार्ड तो होता ही होगा। तो क्या आप थोड़ा-सा उसके बारे में बताओ कोई आपको ऐसा दिखता है कि जिसे देख के थोड़ा-सा नेगेटिव या फिर कोई किसी को देख के आपको बहुत ऐसे पॉज़िटिव फ़ील आता हो? पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी कार्ड्स में नहीं होती, देखने वाले के नज़रिए में होती है ओके। और ये हर चीज़ पर लागू होती है। आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव एंड नेगेटिव इज़ योर पर्सपेक्टिव। द सिचुएशन जो हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, तो कोई इंसान बहुत खुश हो जाएगा कि गुड पानी का सोर्स आया है, हमें तैरने को मिलेगा और वही दूसरा इंसान होगा कि ओह गॉड इतना सारा पानी आ गया, मैं तो सब कुछ डूब तबाह हो जाऊँगा। जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव लेकिन हाँ, आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दूँगी कि काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जिनको देख के बड़ी पॉज़िटिव सी वाइब आती है। वैसे टैरो के हर कार्ड मीनिंगफुल होते हैं, तो उसमें पॉज़िटिव और नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ आउटकम होता है। एक ऐसा बहुत ही इनफेमस कार्ड है जिसको देख के सब लोग डर जाते हैं। उसे कहते हैं द डेथ कार्ड। तो सबको लगता है अगर ये डेथ कार्ड आ गया मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बुरा ही होने वाला है। बट डेथ इज़ अ ब्यूटीफुल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स इन द डेक क्योंकि डेथ कार्ड दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशंस। ओह! आप अगर उस कार्ड को तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक घोड़े पे बैठा हुआ कंकाल दिखेगा जो एक झंडा लेकर आ रहा है। ही इज़ द मैसेंजर ऑफ डेथ जो आपके लिए बट डेथ इज़ अ साइकिल। ओनली व्हेन समथिंग फिनिशेस कैन समथिंग बिगिन। एवरी एंड इज़ अ न्यू न्यू बिगिनिंग। बिगिनिंग। तो डेथ कार्ड बड़ा इनफेमस है, लोग डर जाते हैं देखकर बट डेथ कार्ड का मतलब कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। अदिति चेंज किसी को भी नहीं पसंद। नहीं पसंद, हाँ। जब डेथ आता है इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी होगा जब चेंज आएँगे, शिफ्ट्स आएँगे। अगर मैं आपको अचानक से आपके रुई के गद्दे से कर्लॉन के गद्दे पे भी शिफ्ट कर दूँगी, तो आप मुझे ये बोलोगे कि मुझे 8 दिन तक नींद नहीं आई क्योंकि हुँ, वो एक बहुत बड़ा चेंज है। जबकि मैंने आपकी लाइफ में बेटर चेंज बेटर दिया है। चेंज किया, यस। तो इसी तरह से जब भी डेथ आता है या डेथ कार्ड आता है तो लोग डर जाते हैं कि कोई ना कोई या तो कुछ बुरा ही होने वाला है। बट दीज़ चेंजेस इफ अप्लाइड राइट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इंटो योर लाइफ। नाइस। और मतलब कार्ड्स के तो इतना मतलब इंटरेस्ट आ रहा है ना कि ओके अच्छा ये कार्ड ऐसे वर्क करता है, ओके ये कार्ड ऐसे करता होगा। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस चीज़ को जानने में एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी इस चीज़ पता चल रही होगी क्लियरली। तो जैसे ना मैम आजकल ना लोग अपने पास्ट लाइफ में और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या था, ये कुछ मतलब ये सवाल ना उनके मन में आते हैं और वो ये जानना भी चाहते हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या टैरो से हम अपनी पास्ट लाइफ को जान सकते हैं? या फिर पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें थी उसके बारे में क्या पता कर सकते हैं? अदिति अगर टैरो को आप गहराई से देखें
तो टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, लेकिन हमारा सबसे फेमस और क्लासिक टैरो स्प्रेड होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का स्प्रेड। सो ऑफ कोर्स टैरो आपको आपकी करंट लाइफ का तो पास्ट बता ही सकता है, लेकिन आपको अपनी पास्ट लाइफ का भी जर्नी दिखा सकता है। एक स्प्रेड होता है जिसको हम 8 to 1 बोलते हैं। दिस इज लाइक उल्टा, आपकी जर्नी में उल्टा। जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा तब मुझे ये समझ में आया कि हम कैसे एज रिग्रेशन करते 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 हम माइनस में जाते हैं कि अभी आप 35 साल के हैं, अब आप 25 साल के, अब आप 15 साल के, अब आप 5 साल के, करते करते आप कैसे अपनी पास्ट लाइफ में पहुंचते हैं। पहली स्टेप होती है एज रिग्रेशन एंड देन यू कम इनटू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो टैरो में एक स्प्रेड होता है जहां हम कार्ड्स को मतलब हम उल्टी सीक्वेंस में रखते हैं। 8, 7, वो एक 8 कार्ड्स, बिकॉज 8 सिग्निफाइज टू द नंबर ऑफ द इन्फिनिटी, विच सेज कि अपने इससे भी पार जो जन्म है उनको दिखाना है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके हम उन्हें कार्ड्स को ऐसे उल्टा डिस्प्ले करते हैं, एंड दैट इज हाउ यू गो डीप इनटू योर पास्ट जर्नी। टैरो के किट में जो हमारा टैरो डेक होता है उसमें एक कार्ड है जो बहुत ही खूबसूरत और मेरा फेवरेट है, जो आपका एंसेस्टर्स लाइन, आपका पास्ट लाइफ और ये सब दिखाता है, स्पेशली एंसेस्टर्स के लिए। 10 ऑफ कॉइन्स। अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं और मैं आपको एक एक करके वो एलिमेंट समझाऊंगी। इसे नजदीक से देखिए। जो पहला है द हाउस। हाउस, वेयर इज माई करंट स्टेट एंड वेयर आर माई एंसेस्ट्रल्स। मेरे एंसेस्ट्रल रूट्स कहाँ से हैं, वेयर मतलब प्लेस। तो हम जब वो स्प्रेड करते हैं हम 10 ऑफ पॉइंट्स को मेंटर कार्ड बना के और जहां जहां ये एलिमेंट्स हैं वहां पे एक 5 कार्ड्स का डिस्प्ले करते हैं। वाई 5? 4 इज अ स्ट्रक्चर, 5 इज बियॉन्ड अ स्ट्रक्चर, इसलिए 5 कार्ड्स का स्प्रेड होता है। तो हाउ, वेयर आर योर एंसेस्टर्स, वेयर इज योर एंसेस्ट्रल लाइन कमिंग फ्रॉम। तो हमने हाउस जहां पर है उस जगह पर एक पर्टिकुलर कार्ड डिस्प्ले कर दिया। सेकंड, अगर आप देखेंगे तो ट्री, अगर आपको दिखाई देगा इसमें काफी सारे ट्रीज बने हुए हैं पीछे की तरफ। दिस ट्री इज योर रूट्स। what do you connect to, where do you connect you from, what are your roots, basically your roots। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारे एल्डर्स बैठे हुए हैं। इस पर्टिकुलर कार्ड में एल्डरली फिगर है, तो आप लेफ्ट तरफ पे क्या रखेंगे, हु, हु आर दे एंड व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी। आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जिसमें से एक पर्टिकुलर कंपेनियनशिप दिखाता है। इस कंपेनियनशिप का मतलब है कि आपको कंपेनियन कब चाहिए लाइफ में, आपको सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, लव, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब आपके टैरो कार्ड्स में जब हम ये स्प्रेड करेंगे तो कंपेनियंस की जगह पर वो कार्ड रखाएगा, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए, दैट हु आर द पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग मी, who and what are the elements who are protecting me। एंड फाइनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बेबी दिखाई देगा आपको। दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन, दैट हाउ डू आई डू एंड व्हाट ब्लेसिंग्स डू आई टेक फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन। तो ये एक स्प्रेड होता है जिसे हम 10 ऑफ पॉइंट्स का स्प्रेड कहते हैं। इसे मेंटर कार्ड बना के 5 कार्ड्स नीचे रख के वो स्प्रेड करते हैं, जिससे आप अपनी जनरेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने एल्डर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल गाइडेंस, अगर आप उनके साथ पास्ट लाइफ में जुड़े हो तो वो कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सारी चीजें ले सकते हो। तो टैरो में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, this lifetime and your past lives also can be covered। ओके, और मैम इसमें जैसे एक चीज वो स्टार जैसी जो है वो क्या है? आप इस साइन की बात करें, Yes, इस सिंबल yes, की बात करें, yes, yes। इसे हम पेंटिकल्स या कॉइन्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि एस्ट्रोलॉजी में भी एलिमेंट्स होते हैं और टैरो में भी एलिमेंट्स होते हैं। पेंटिकल्स या कॉइन्स कहा जाता है, ये माइनर आर्काना का एक पर्टिकुलर सिंबल है 4 सिंबल्स में से। पेंटिकल्स जो साइन है वो अर्थ एलिमेंट दर्शाता है। ओके, और ये आपकी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, आपकी सारी फैमिली की चीजें, एनीथिंग व्हिच इज मटेरियलिस्टिक एंड ग्रोथ रिलेटेड, वो कॉइन्स दर्शाता है। नाइस। मतलब कि एट द एंड पॉइंट ये आता है कि हम क्या टैरो से पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं। ओके मैम, तो जैसे ना अभी हम बात कर रहे थे पास्ट लाइफ के बारे में और आपने काफी अच्छे से कार्ड्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया कि हम कार्ड्स के थ्रू कैसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं। लेकिन मैंने ना कई बार ये भी सुना है कि हम अपनी पास्ट लाइफ से ब्लॉक लेकर आए हैं या फिर हमारे में ये ब्लॉकेज है। तो ये ब्लॉक क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताइए, और ये कैसे हम हटा सकते हैं या फिर ये कैसे किसी की कार्ड पे कैसे वर्क करता है? क्या है ये, हम मुझे प्लीज़ ये चीज़ समझाइए? अदिति, आप जो मुझसे बात कर रहे हैं उन्हें हमारी लैंग्वेज में, ऑकल्ट की लैंग्वेज में
कार्मिक ब्लॉक्स कहते हैं यस। कि आप अलग-अलग टाइम एंड फेज़ से अपने ब्लॉक्स उठा के लेकर आए हैं। ब्लॉक्स उठा के लेकर आए का मतलब क्या होता है? अभी मैं आपके पास्ट में जाके क्या क्लेंज़ करूँगी वो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नॉन बिलीवर्स होते हैं हुँ, कि पास्ट लाइफ़ मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन मेरी प्रेज़ेंट लाइफ़ है और मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझे मनी ब्लॉक्स हैं और मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। मुझे लव रिलेटेड ब्लॉक्स हैं और मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। करेक्ट? तो हम पास्ट लाइफ़ की जगह पहले प्रेज़ेंट लाइफ़ देखेंगे कि कार्मिक ब्लॉक्स तो आप विश्वास करें तो हैं, नहीं करें तो आपके अगर प्रेज़ेंट में आपको ब्लॉक्स फ़ील हो रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे हील कर सकते हैं। मंत्रा चैंटिंग, एफ़र्मेशंस, ये सब बहुत ही कमाल के ब्लॉक रिलीज़ करने की टेक्निक्स होती हैं। आपने मुझसे पूछा कि ब्लॉक्स होते क्या हैं? दे आर मेजरली इमोशंस। कभी-कभी आपको रेपिटेटिव पैटर्न्स दिखाई देंगे, आपकी लाइफ लूप में चल रही होगी या आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन वो कहीं न कहीं क्रैक नहीं हो रहा है। आपकी शादी की बात चल रही है, 50 लड़के देख लिए, लड़कियाँ देख ली, लेकिन कहीं न कहीं सेट नहीं हो पा रहा है। हेल्थ इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन सारे इलाज करा लिए, सारी रिपोर्ट्स करा ली। लोग इसे बहुत कन्फ्यूज़न की नज़र से देखते हैं। किसी-किसी को वो नज़र समझ में आता है, किसी-किसी को ब्लॉक समझ में आता है। ब्लॉक समझने का बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि कहीं न कहीं आपका साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपके लाइफ़ में कार्मिक ब्लॉक्स या प्रेज़ेंट लाइफ़ के ब्लॉक्स होते हैं। यस। मेजरली हमारी थिंकिंग होती है, दीज़ आर थिंकिंग ब्लॉक्स, कि हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं जो बाय बर्थ ही उनका दिमाग उल्टा चलना शुरू होता है, जिससे हम जान सकते हैं कि वो कार्मिक ब्लॉक्स हैं। नहीं तो कोई-कोई लोग होते हैं जिनको अचानक से लाइफ़ अच्छी चलते-चलते और ब्लॉक्स महसूस होने लग जाते हैं। ये ब्लॉक्स कब आते हैं? आपकी लाइफ के मेजर जंक्शंस पे आते हैं, जैसे प्यूबर्टी, कॉलेज, शादी, बच्चे। ये हमारी लाइफ के मेजर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे ये ब्लॉक्स हमें परेशान करते हैं। इन ब्लॉक्स को मैं आपको बहुत साधारण वे में 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगी और इनको कैसे क्लियर करना है। मनी ब्लॉक्स को क्लियर करने का एक बहुत ही ईज़ी तरीका होता है एफ़र्मेशंस। एफ़र्मेशंस क्या होते हैं? एफ़र्मेशंस पॉज़िटिव थॉट्स होते हैं जो आप यूनिवर्स को एज़ अ मैसेज देते हैं, एज़ इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो पहला ऐसा एफर्मेशंस जो मैं बहुत रेगुलरली यूज करती हूँ, दैट मनी फ्लोज थ्रू मी एफर्टलेसली एंड अबंडेंटली, कि मनी मेरे पास आ रहा है, मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा और अबंडेंस में आ रहा है। दूसरा जो मैं अपनी रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करती हूँ, दूसरा एफर्मेशन है आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, इसका मतलब ये होता है कि मैं जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ आ रही है उनको लेकर ओपन हूँ और आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए वो सारे डोरवेज खोल देंगे। ओके, मतलब इस तरीके से हम अपनी ब्लॉक्स को और अपनी जो रुकी हुई चीज़ें हैं, उन्हें इस तरीके से खत्म कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। टैरो भी बहुत इजीली आपको कहीं न कहीं ब्लॉक्स दिखा सकता है। टैरो में 2 तरीके के रीडिंग्स करते हैं हम, एक होता है अपराइट जो सीधा कार्ड होता है, एक होता है अपसाइड डाउन, उसे हम रिवर्सल्स कहते हैं हुँ, ईज़ी लैंग्वेज में। जभी भी रिवर्सल्स आते हैं, जब आप मेजर लाइफ के ट्रांज़िशंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं वो ब्लॉक है। ये स्पेशली मुझे रिलेशनशिप में देखने को मिलता है कि शादी हो गई है, सब कुछ ठीक चल रहा था और सडनली हम दोनों की पटना बंद हो गई है। तो ऑल द व्यूअर्स, अगर आप मैरिड हैं या एक रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप बहुत ईज़ी फ्लो में आ जाए और कम्युनिकेशन बढ़ जाए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी देती हूँ। सिंपल सी रेमेडी करने में भी बहुत आसान, एंड आप एज़ अ कपल इस रेमेडी को कर सकते हैं। आपको करना ये है, आपको हाफ ऑरेंज लेना है, हाफ लेमन लेना है। ध्यान से सुनिएगा, हाफ ऑरेंज, हाफ लेमन। इन दोनों को, ऑरेंज एंड लेमन, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिट्रिक फ्रूट्स, डिफरेंट मूड्स, आप इनको जॉइन करेंगे। इसको आप फॉइल पेपर में रैप करेंगे और अपने रेफ्रिजरेटर में रात भर रख देंगे। जब आप इन्हें जॉइन कर रहे हैं, अपना इंटेंशन सेट करेंगे कि हम दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं, हम दोनों में जो भी अलग-अलग बातें हैं या हम एक कॉन्क्लूजन पे नहीं आ पाते हैं, ये सब कुछ रिज़ॉल्व होगा। आपने इन्हें जॉइन किया, रैप किया, आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, नॉट इन द फ्रीज़र, नॉट इन द फ्रीज़र, इन द रेफ्रिजरेटर। आपने रखा, अगले दिन इसे सुबह निकालिए और इनके दोनों के जूस स्क्वीज़ कर लीजिए। कर लिए? अब आपको ड्रॉपर लेना है या अंदाज़े से 3 बूंद, 3 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द मिक्सचर जूस जो मिक्स है, वो अपनी चाय में, पानी में, कहीं भी आप दोनों बैठ के आराम से सिप कीजिए। अब जब ये आप करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके आपकी एनर्जी में शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। जब हम स्पेल वर्क करते हैं, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है।
ये आपको, क्योंकि ये शुरुआत है, आप अपना कम्युनिकेशन शुरू करना चाहते हैं। ये स्पेल क्लासिक काम करता है न्यू मून्स पर। अमावस्या के बाद जो पहला मून आता है उसे न्यू मून कहते हैं। आप एवरी न्यू मून 3 टू 6 मंथ से करके देखिए और कमेंट में ज़रूर आके बताइएगा कि आपकी कम्युनिकेशन बेटर हुई कि नहीं। जस्ट वाओ मैम! मतलब रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें करके हम अपनी रिलेशनशिप को भी बेटर बना सकते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप के जो ब्लॉक्स होते हैं अक्सर कम्युनिकेशन की वजह से ब्लॉक्स बन जाते हैं। वो हमारी पास्ट लाइफ, प्रेज़ेंट लाइफ से मायने नहीं रखते, सिर्फ़ कम्युनिकेशन की वजह से वो ब्लॉक्स आ जाते हैं। तो ब्लॉक्स जो वर्ड है, वो कार्मिक भी होता है और कुछ सेल्फ मेड ब्लॉक भी होता है। तो मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए बता कि दिए। अगर आप कार्मिक ब्लॉक्स में हैं या आपकी प्रेज़ेंट लाइफ से आप कुछ पर्टिकुलरली किसी पहले के समय से कोई ब्लॉक उठा के लेकर आ रहे हैं, तो उसे आप अफ़र्मेशंस के थ्रू रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर कोई कम्युनिकेशन जैसा है तो छोटे-छोटे स्पेल्स इन ब्लॉक्स को रिलीज़ करते हैं। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। आपकी लाइफ़ के हर एंगल को हम ऐसे छोटे-छोटे स्पेल वर्क से, जिन्हें हम हीलिंग स्पेल्स कहते हैं, ये व्हाइट स्पेल्स कहलाते हैं, इनके थ्रू हील कर सकते हैं। तो चलिए जैसे अगर हम रिलेशनशिप पे अब आ ही गए हैं और वैलेंटाइन्स डे भी आ रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से मुझे लग रहा है इस चीज़ को सुनने वाले हैं। मैम कोई भी अगर अपने पार्टनर को चुन रहा है, एज़ अ टैरो में अगर आप मैं पूछूँ आपसे कि अपने पार्टनर को हम कैसे चुनें कि ये मेरे लिए सही है या फिर क्या टैरो से ये चीज़ को पता कर सकते हैं कि ये पार्टनर आपके लिए सही है? इनफैक्ट टैरो बहुत अच्छा टूल है अदिति, अगर आप पार्टनर चूज़ कर रहे हैं तो। टैरो में कंपैटिबिलिटी एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम कार्ड्स मैच कर रहे होते हैं। जैसे हॉरोस्कोप में आप चार्ट्स यूज़ करते हैं, हुँ। मैं टैरो के थ्रू भी बता देती हूँ बहुत ईज़िली कि ये रिलेशनशिप किस तरह की होगी। मैं ये नहीं बता सकती कि क्या यही इंसान है जो आपका फॉर्च्यून मतलब आपके फ्यूचर में है। ये कोई नहीं बता सकता। एक एस्ट्रोलॉजर भी आपका सिर्फ़ हॉरोस्कोप मैच करके बता सकता है कि आपके गुण मिल रहे हैं कि नहीं। हुँ, इसी तरह से टैरो में मैं कार्ड्स मैच करके कंपैटिबिलिटी निकाल सकती हूँ। तो मैं आपको एक बहुत छोटे-छोटे से एग्ज़ाम्पल्स दूँगी बिल्कुल। कार्ड्स के थ्रू कि हम कंपैटिबिलिटी कैसे देख सकते हैं टैरो श्योर। में। तो टैरो में एक फर्स्ट फैक्टर होता है हुँ, जब आपने रिलेशनशिप की बात छेड़ी है ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि आजकल लोगों को कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स ये सब। तो जब मैं कार्ड्स भी मैच कर रही होती हूँ, ऑब्वियसली मेरा फोकस भी उसी तरफ होता है कि इनका किस तरह का तालमेल जमेगा, किस तरह की रिलेशनशिप रहेगी आगे में, करेक्ट? बाकी तो काफ़ी कुछ आपके हाथ में भी होता है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को थोड़ा-सा समझ लें या आपके रिलेशनशिप के इक्वेशन को थोड़ा-सा समझ लें, तो काफ़ी सारे रिलेशनशिप हैं जो आप बहुत ईज़िली और फ्लॉलेसली चला सकते हैं। तो मैम जैसे एक छोटा-सा क्वेश्चन कि इसके लिए जैसे आप रिलेशनशिप के लिए किसी किसी को कुछ बता रहे होते हो, तो आपको दोनों की डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ चीज़ें पता करनी होती हैं उसके लिए? यूजुअली टैरो एनर्जी पे काम करता है, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ़ दोनों पार्टनर्स का नाम पूछती हूँ और हुँ, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं टैरो में जो आपको दिखा सकते हैं। वैसे तो टैरो एक बुक की तरह काम करती है कि आप कार्ड्स इधर से उधर शफ़ल करके रखते हैं, एक स्प्रेड करते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो एग्ज़ाम्पल देने वाली हूँ, वो एकदम सटीक कार्ड्स के साथ आप कैसे जान सकते हैं कि ये रिलेशनशिप किस तरह की रिलेशनशिप होगी। ओके। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सोलमेट्स। बड़ा ही फेमस टर्म है, मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। बहुत लोग इस बारे में बात भी बात भी करते हैं कि करते हैं। मेरी मेरी सोलमेट से ही शादी होना चाहिए। हुँ, सोलमेट क्या होता है? सोलमेट वो रिलेशनशिप होती है जो कंपैटिबिलिटी दिखाती है। सोलमेट्स वो होते हैं जो एक-दूसरे की तरफ सपोर्टिव होते हैं। टैरो में ऐसे कुछ कार्ड्स हैं, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं दिखा पाऊँगी आज, लेकिन मैं आपको 2-3 कार्ड ज़रूर दिखा पाऊँगी। एक लवर्स करके कार्ड होता है टैरो में। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा फ़ील होता है एज़ इफ एडम और ईव के बारे में बातें हो रही हैं। हुँ, एक कंपैटिबिलिटी, सपोर्ट सिस्टम, एक कहीं न कहीं की ट्रैंक्विलिटी दिखाई देगी। अगर इस तरह के कार्ड्स आपकी रीडिंग में आते हैं तो मैं अपने क्लाइंट को बताऊँगी कि आपका सोलमेट का रिलेशनशिप होगा। इसी तरह से एक 4 ऑफ वांड्स का कार्ड होता है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें बीच में एक कपल खड़ा हुआ है जो बहुत रिजॉइस कर रहा है, बहुत एन्जॉय कर रहा है। येस। एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि 4 इज़ अ स्ट्रक्चर, 4 ऑफ वांड्स एक स्ट्रक्चर की तरह बना हुआ है इस कार्ड में। अगर ध्यान से देखेंगे तो पीछे लोग भी खड़े हैं, हुँ, मतलब इट्स अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप, जहाँ पे लोग भी आपको ब्लेसिंग देंगे। इस तरह की रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है जब आप अपना सोलमेट ढूँढ रहे हो। अब मैं ट्विन फ्लेम की बात करूँगी। सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हुँ, सोलमेट्स वाली जो रिलेशनशिप होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, वो कंफर्टेबल होती है, दोनों पार्टनर्स के लिए ईज़ी होती है। अप्स एंड डाउन्स जब भी लाइफ में आते हैं, क्योंकि उनकी कंपैटिबिलिटी इतनी हाई होती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की मदद करने की आदत है। जब हम ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे, ट्विन फ्लेम्स की थोड़ी-सी सपोर्ट सिस्टम हिला हुआ होता है।
फिजिकल अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होता है। आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। आपको एक्स होने के बाद भी वो इंसान आपके सपने में बार बार आने लगता है या लगती है, हुँ। आप उसे भूल नहीं पाते। ऑन एंड ऑफ चलती है रिलेशनशिप। आप देखेंगे कि वो इंसान आपकी लाइफ से जा ही नहीं पाता या पाती। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी वो रिलेशनशिप खत्म नहीं होती, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है। व्हाट इज अ ट्विन फ्लेम? एक ही सोल के जब 2 हिस्से होते हैं, वो 2 फ्लेम्स में डिवाइड होती है। इसीलिए अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये दोनों साथ सस्टेन नहीं कर सकते। क्योंकि वो वाली बात हो गई ना अदिति, कि एक मयान में 2 तलवारें 2 नहीं टिक तलवारें, सकते। यस। वही एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। टू ऑफ कप्स जब आता है रीडिंग में, अगर मैं कोई रिलेशनशिप को देख रही हूँ, तो मैं बोल देती हूँ कि आपकी ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म नहीं होती। यूजुअली ट्विन फ्लेम्स 1 हफ्ता, 1 महीना, कभी-कभी 1 डेकेड भी चल जाती है। हुँ। लेकिन ये एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक-दूसरे में एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं, कंपैटिबिलिटी बहुत मिसिंग होती है, कम्युनिकेशन बहुत मिसिंग होता है, बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब टू ऑफ कप्स आता है, तब मैं कहती हूँ कि आपकी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, ये एक दूसरा कार्ड है, इसे डेविल कार्ड कहते हैं। अच्छा। दिखने में बड़ा ही मतलब थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग कार्ड है, यस। ड्रामेटिक कार्ड है। हाँ, कुछ-कुछ लोग डरते भी हैं इस कार्ड से, लेकिन डेविल इज़ अ कार्ड जो अट्रैक्शन के साथ-साथ एडिक्शंस दिखाता है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के गले में चेन्स हैं, चेन्स लेकिन हैं, वो बंधे हुए इतनी हैं। लूज़ है कि वो आराम से उसमें से निकल सकते हैं, बट दे डोंट वांट टू गेट आउट बिकॉज़ द अट्रैक्शन, द पावर, द मैग्नेटिज़्म इज़ टू हाई। तो जब डेविल किसी रिलेशनशिप स्प्रेड में आता है, तो मैं उन्हें बहुत आसानी से बता देती हूँ कि देयर आर चांसेस कि आपकी एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो। इसी तरह से हाई प्रीस्टेस करके एक कार्ड, हाई प्रीस्टेस बड़ा ही मिस्टिकल सा कार्ड है। अगर आप देखेंगे तो एक ब्लैक पिलर है, एक व्हाइट पिलर है। ये 2 अलग-अलग एंगल्स की बात करता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं, जहाँ आप साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन आप एडजस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि मिस्ट्री, हाई प्रीस्टेस बहुत ही सारी मिस्ट्री लेकर आ जाती है जभी भी आती है। तो इस कार्ड को देखकर कभी-कभी मैं क्लाइंट्स को बोल देती हूँ, देयर आर चांसेस कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। तीसरा हिस्सा जो रिलेशनशिप का होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कार्मिक रिलेशनशिप। ये ऐसी रिलेशनशिप होती है जो पास्ट में भी कहीं न कहीं आपकी लाइफ में होती है और आप अपने कर्म पूरे कर नहीं पाते। आपका कार्मिक साइकिल, जभी भी कार्मिक रिलेशनशिप आती है, इट इज़ वेरी लेसन ओरिएंटेड। ये आपको सबक सिखाने आ रही है या कोई ना कोई लेसन देगी ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप। जब आप कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तब आपको ऐसा लगता है जैसे आप हमेशा एक इमोशनल रोलर कोस्टर में हो। कार्मिक रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म होती है। कभी-कभी आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ शादी कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप उसे छोड़ भी नहीं पाते, लेकिन आप उसके साथ भी नहीं रह पाते और आपको ऐसा लगता है कि आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर में हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर चीज़ है कि वो अक्सर वन वे होती है, कि आपके पार्टनर को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, क्योंकि आपका डेट रह गया था पिछले जन्म का, तो आप वो डेट पूरा करने आए हैं। अच्छा। लेसन ओरिएंटेड हो जाती है। जजमेंट करके एक कार्ड है, अगर आप देखेंगे तो बड़ा पास्ट रिलेटेड कार्ड है। इसमें एक एंजल ट्रम्पेट ब्लो हुँ। कर रहे हैं और नीचे से कॉफ़िन से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। ये आपके पास्ट या आपके पास्ट लाइफ़ को भी दिखा सकता है। जब इस तरह के कार्ड्स आते हैं रीडिंग में, तो मैं जब वो शादी के मैचेस कर रही होती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ कि एक बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप है। ये लोग आपस में सुखी नहीं रह पाएँगे। हो सकता है कि इनको बाकी के सारे सुख मिले, लेकिन ये एक-दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएँगे। एक और कार्ड है ऐसा, जिसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ आल्सो अबाउट ट्रांज़िशंस, शिफ्ट्स, मूवमेंट्स। ये जो वाला भी जब कार्ड आता है अगर रीडिंग में, तो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और वो डेट्स कंप्लीट करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से टैरो सहायता करता है कंपैटिबिलिटी, मैचेज़ या लव दिखाने के लिए। तो टैरो एक बहुत ही अच्छा टूल है, अगर आप वो इनसाइट जानना चाहें कि हम दोनों आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं, और अगर आपकी रीडिंग्स के दौरान इस तरह के कार्ड्स आते हैं, तो आप किस तरह से जान सकते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी हाई है और लो है। तो मुझे लग रहा है इस बार लोग वैलेंटाइन से पहले टैरो कार्ड रीडर के पास जाने वाले हैं। आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प, आई एम ऑलवेज़ देयर टू असिस्ट। कि क्या हम वाक़ई में सही कपल हैं या नहीं, ये जानने के लिए आई थिंक तो कि लोग जा सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम रिलेशनशिप पे चले, रिलेशनशिप के बारे में इतने सारे कार्ड्स आपने दिखाए कि कैसे एक कपल कैसे अपने आप को देख सकता है कि कैसे वो एक सही कपल है भी या नहीं है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ आती है कि जब कोई चीज़ सही चल रही होती है और बहुत अच्छी चल रही होती है, तो लोगों के मन में ना एक डर आता है। डर क्या है? उस डर को नाम दे दिया है नज़र, कि अब अच्छा चल रहा है तो लोगों की नज़र लग जाएगी। मैम
वाक़ई में ये नज़र क्या है और ये लगती कैसे है? मुझे तो यही जानना है, ये नज़र लगती कैसे है? नज़र सिर्फ़ एक डर नहीं है अदिति, नज़र एक्चुअल है। नज़र हुँ, का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। हमने बहुत काली नज़र, बुरी नज़र ये सारी बातें सुन-सुन के ना लोगों का दिमाग थोड़ा ब्लास्ट हो चुका है। नज़र को एक सिंपल जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हो, हम एक नज़र का टीका लगाते हैं बच्चे यस, के चेहरे पे। साउथ में जाएँगे तो गाल पर लगाते कान के हैं, पीछे भी कान के लगाते हैं। पीछे लगाते हैं, अलग-अलग ट्रेडिशंस में अलग-अलग। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आप एक बच्चे को बुरी नज़र से देखते हैं? नहीं, नहीं। जब हम नज़र का मतलब होता है ओवरलोड ऑफ एनर्जी। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से, चाहे जेलसी के मूड में, प्यार के मूड में, अ, काश ये मेरे पास होता वाले इमोशन के साथ, हम किसी भी इमोशन से जब उस पर्टिकुलर चीज़ को या इंसान को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेते हैं, तो हम अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब नज़र लगती है ना, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। हुँ, क्योंकि आप जब अपनी एनर्जी जब आप किसी को नज़र से उस नज़र से देख रहे हैं, आप अपनी एनर्जी भी उसे दे रहे हो, तो आपको भी फटीग होगा। सामने वाले को तो होगा ही फटीग, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई है ना? सम जिस वर्ड को बोलते हैं बैलेंस, मेरे पास 100 एनर्जी है, आपके पास 100 एनर्जी है। जब मैं आपको बड़ी प्यार से देखूँगी, ध्यान से देखूँगी, आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ की तारीफ़ की नज़र से देखूँगी, मैं अपना 20% एनर्जी आपको दे देती जी, हूँ। दे दिया, लेकिन मेरे पास भी तो 80 बचा और आपके पास 120 हो गया। आपको भी फटीग होगा, मुझे भी फटीग होगा। तो नज़र को हम बहुत ही अलग एंगल से सोचते हैं। डेफ़िनिटली किसी-किसी की नज़र बुरी भी होती है, क्योंकि उसे गलत वे में देख रहे होते हैं। जब आप जेलसी की धारणा से देखते हो तो वो बुरी नज़र है। जब आप ज़्यादा प्यार से देखते हो तो भी तो वो नज़र ही है। अच्छी नज़र हो जाती है वो थोड़ा। अच्छी हो जाती है, लेकिन फटीग देती है। मैं आपको बहुत बेसिक 5 सिम्पटम्स बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको नज़र लगी है, और फिर मैं ये भी बताऊँगी कि उसे ठीक कैसे करनी है। सबसे पहला, बार-बार बीमार होना, छोटी-छोटी इम्यूनिटी रिलेटेड, कभी सर्दी हो गई, खाँसी हो गई, बुखार आ गया, इतना रेपिटेटिव कि आप परेशान हो जाएँगे। दूसरा, बहुत ईज़ी सिम्पटम इज़ दैट यू फील टायर्ड, आप बार-बार यॉन कर रहे हैं, उबासियाँ आ रही हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बस थके हुए हैं लेकिन आप सो भी नहीं पा रहे हैं। थर्ड, आपको रेपिटेटिव ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से नींद लगती है, लेकिन इतने सपने आते हैं और बड़ी रेपिटेटिव, वियर्ड, या तो कभी-कभी पैटर्न में होते हैं या कभी-कभी बिना सिर पैर के होते हैं, लेकिन अजीब-अजीब से सपने आना शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि पेट्स का बिहेवियर सडनली आपकी तरफ चेंज हो जाता है। आप कहीं से भी निकलेंगे और आपके पीछे डॉग्स लग जाएँगे, या आप कैट को देखेंगे और कैट आप पे उछल पड़ेगी, आपको बी स्टिंग हो रहा है बार-बार। हुँ, इस तरह के मतलब पेट्स ऑब्लिक एनिमल का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो जाता है। और 5वाँ और सबसे सटीक तरीका, कि आपकी लाइफ में कुछ चल ही नहीं पा रहा है। आप अपने 100% एफर्ट्स दे रहे हैं लेकिन चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। हुँ, ये इंडिकेशन होता है कि आपको नज़र लगी है। अब हम सेलिब्रिटीज़ की बातें करते हैं, हाँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सेलिब्रिटीज़ से। आप देखेंगे सलमान खान एक ब्रेसलेट पहनते हैं, यस, हाँ, ठीक है? हमेशा। है ना? हमेशा पहनते हैं। टर्कोइज़ स्काई ब्लू कलर का हुँ, ब्रेसलेट पहनते हैं। उनके फादर पहना करते थे सेम ब्रेसलेट, और एज़ अ चाइल्ड उनको बहुत पसंद होता था। और वो भी आप देखेंगे कि कभी उस ब्रेसलेट के बिना बाहर नहीं निकलते। उहुँ, अ, वो जो पर्टिकुलर नग है, उसे फिरोज़ा कहते हैं। वो एक बहुत ही कमाल का प्रोटेक्शन एम्यूलेट है, ठीक है? आप जभी भी देखेंगे, शिल्पा शेट्टी भी बहुत सारी रिंग्स, इयररिंग्स, बहुत ज्वेलरी पहनने का, क्लासिक चिक ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है उनको। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं वो ईविल आई उनकी ज्वेलरी में मिलेगी आपको। वो ईविल आई पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं। हमने अपनी इंडियन सेलिब्रिटीज़ की तो बात कर ली, लेकिन अगर आप बॉलीवुड की तरफ, बॉलीवुड से अगर हॉलीवुड की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पर भी ईविल आई लोग बहुत विश्वास करते हैं। अगर आप कार्दाशियंस के वीडियोज़ देखेंगे तो दे विल ईदर वियर अ पेंडेंट और अ ब्रेसलेट व्हिच हैज़ ईविल आई। ध्यान से देखिएगा कभी ज़ूम करके। आप अंबानीज़ की इतनी शादी की चर्चा हुई, उनके सबके हाथों में आप काला धागा देखेंगे। दैट इज़ ओह! ऑल्सो नज़र से बचाने के लिए वो एक प्रोटेक्शन का सिंबल होता है। तो हम ही नहीं, सारे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास करते हैं कि एनर्जी या नज़र जो एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे लाइफ़ पे डे टू डे में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। अब मैंने इतना सब कुछ तो बता दिया, लेकिन हम डे टू डे अपने आप को कैसे गार्ड करेंगे? अब मैं वेट नहीं कर सकती ना कि मुझे नज़र लगेगी और फिर मैं नज़र उतारूँगी। हुँ, हमारे डे टू डे में अदिति बहुत सिंपल-सिंपल रिचुअल्स होते हैं, जिनको करने से आप नज़र से बच सकते हैं। मेरी एक लेमन रेमेडी है, जिसे मैं लेमन एंड सॉल्ट बाथ कहती हूँ अदिति। मुझे बहुत विश्वास है और मैं अपने क्लाइंट्स को भी बहुत रेगुलर बेसिस पे देती हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड
एनर्जी रिलीज टेक्निक। उससे ऑरा क्लेंजिंग गजब की होती है। आपको एक लेमन लेना है, समथिंग विच इज लेमन विच इज वेरी राइप, पका हुआ लेमन। ओके। ठीक है, एकदम येलो कलर का पका हुआ लेमन, क्योंकि हमें उसे क्रश करना है बाद में। आपने लेमन लिया, एक बोल में सॉल्ट लेना, नॉर्मल अपने किचन से सॉल्ट लेके आ जाइए। आपको थोड़ा सा लेमन को गीला कीजिए, उस सॉल्ट को पूरा रैप कीजिए लेमन में। आपको बिल्कुल हेड टू टो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड, कि आई एम क्लेंजिंग माई फोरहेड, माई हेयर, आई एम क्लेंजिंग माई आईब्रोज, बाउंड्री। आईज, नोज, माउथ, चीक्स, चिन, ईयर, एक एक बॉडी के पार्ट पे उस लेमन को टच कर करके आपको पूरी बॉडी को क्लेंस करना है। एंड देन अपने लेफ्ट हील के नीचे आप रखेंगे और क्रश कर देंगे उसे। उठा के आपने डंप कर दिया अपने पॉट में और फ्लश कर दिया, सिंपल। और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से नहा लीजिए, एज सिंपल एज इट इज। अगर आप सैटरडेज ये करेंगे, एक रूटीन जैसा अगर आप बना लेंगे, आपको नजर कभी नहीं लगेगी, आपको फटीग या नजर के कोई साइड इफेक्ट्स कि मेरे साथ चीजें नहीं हो रही है, कभी नहीं होगा। ये पर्टिकुलर रिचुअल उन लोगों के लिए भी बहुत काम करता है जो लोग मानते हैं कि अगर हमें कुछ ऊपरी बाधा हो गई है, सुपर नेचुरल है, उन लोगों को भी अगर ये यूज करेंगे, आप 7 वीक्स तक यूज कीजिए, यू विल फील अ लॉट ऑफ क्लेंजिंग हैपनिंग। और कहीं ना कहीं आपको वो सोर्सेज मिल जाएंगे, रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अ, काला धागा नजर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप हैंड्स में बांध सकते हैं, आपने काफी लोगों को एंकल्स में बांधा हुआ देखा यस। होगा, और पैर में भी गले में भी बांधे हुए बांधते हैं, देखा है मैंने। एंकल्स एंकल्स में बांधते अच्छा, हुए सॉरी, देखा हाँ। होगा। आप अपनी रिस्ट में भी बांध सकते हैं। हुँ। आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर ईवल आई के साथ आने यस, लग गए हैं, हाँ। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ब्रेसलेट्स की तरह आप उन्हें पहन सकते हैं। और एक तरीका है जो पेपरकॉर्न्स, हमारी जो काली मिर्च होती है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है क्लेंजिंग की। तो आप थोड़े से 7 या 9 पेपरकॉर्न्स लीजिए, एक मिट्टी के दिए में कपूर के साथ उनको जला दीजिए। आप देखेंगे, और जब आप ये कर रहे हैं, आपका जो स्मोक है, जो कपूर का और पेपरकॉर्न्स का जो स्मोक आता है, आप उसी कमरे में प्रेजेंट रहिए, सो दैट इट कम्स टू योर बॉडी। और आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी ऐसा फील होगा एज इफ योर एंटायर बॉडी इज क्लेंस्ड। ये छोटे छोटे से तरीके हैं जिससे आप नजर जैसी चीजों से बच सकते हैं। ओके, मतलब ये चीज़ों के बारे में मैंने भी काफ़ी सुना था, बट मुझे ना कुछ-कुछ चीज़ें पती थी, जैसे काला धागा पता था, काला टीका लगा सकते हैं ये पता था। लेकिन आपने जैसे भी ये जो एक रेमेडी बताई ना, ऑरेंज वाली, नींबू वाली सॉरी, कि नमक लगा के उसे हमें पूरे हर एक पार्ट पे टच करके करना है, वो मुझे नहीं पता था। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एंड कि हम नज़र लगने से पहले ही अपने आप को बचा रहे हैं कि हमें नज़र नहीं लगे। आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अदिति, कि कोई भी एनर्जी, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं बिलीव नहीं करती नेगेटिव पॉजिटिव में, एनर्जी इज एनर्जी, इट इज न्यूट्रल। कोई भी एनर्जी का ओवरडोज हो यस। जिससे आपको नजर लगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, गार्ड करके रख सकते ओह हैं। माय गॉड मैम! इतना अच्छा, मतलब हर एक चीज़ हमने बात करी, लाइक नज़र, लव, हर एक चीज़ हम चले गए हर एक चीज़ पे, और हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब बता भी दी कि अच्छा ओके, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। टैरो से हट के हमने बहुत सारी चीज़ों को और भी कवर किया। इट वाज़ रियली नाइस, एंड मुझे आई होप कि आपको मेरे साथ मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। कमाल जिंदगी के साथ काम करके कमाल का मजा आ गया। ओह माय गॉड! ओके, तो थैंक यू सो मच नुपुर मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए, इतनी सारी रेमेडीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि वो सारे इन सारी रेमेडीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ करें और अच्छे-अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू अदिति, थैंक यू कमाल जिंदगी, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, इतना पेशेंटली इस एपिसोड को देखने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं टैरो रानी के नाम से, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी इफ यू नीड एनीथिंग। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरीके के और भी ज़्यादा पॉडकास्ट के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए कमाल ज़िंदगी के साथ। थैंक यू सो मच।